हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। आई होप आप लोग इस दिन को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे होंगे, बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन आज के डेट में हो रहा है। कर्तव्य पथ पर परेड चल रही है अभी के टाइम पे। और देख सकते हैं कि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन जो है वो हमारे चीफ गेस्ट के रूप में इसका हिस्सा बने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, ये वाला जो सीरीज़ है ये मैंने कल से स्टार्ट किया है, ये आपके लिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये जो न्यूज़ एनालिसिस है ये डिटेल में न्यूज़ एनालिसिस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ पे, जो पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड या फिर टॉपिक जो एडिटोरियल में जो हाईलाइटेड टॉपिक है, हॉट्स टॉपिक है, जो बेसिकली न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली एग्जाम में बन सकते हैं। वो सारे न्यूज़ हम लोग यहाँ पे, हॉट टॉपिक्स वाले न्यूज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो इसको बहुत बारीकी से समझते हुए चलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है क्योंकि डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसको उसके लिए रेडी रहिएगा। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूँगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे तरफ से आपसे पूछे भी जाएंगे, उसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में करते हुए चलिएगा। और इसको एक तरीके से बहुत पॉजिटिव वे में इस वीडियो को देखते हुए चलिए। थोड़ा पेशेंस रख के समझिएगा क्योंकि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बहुत डिटेल्ड में हम हर एक न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और बहुत सारे पॉइंट्स आपको मैं कलेक्ट करके दे रहा हूँ ताकि आप उसका यूज़ अपने आंसर राइटिंग में कर सकें, है ना। तो देखिए, मॉर्निंग में जो हम लोग न्यूज़ एनालिसिस कवर कर रहे हैं 10 बजे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या हो रहा है, एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स उससे रिलेटेड, न्यूज़ से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ जो इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स में, ताकि उससे जनरली आपके आंसर्स बन सकते हैं। अगर आप प्रीवियस पेपर उठाएंगे, 69th का अगर आप मेंस पेपर उठाएंगे, अगर आप एसे का पेपर आप देखते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मैं अभी रिसेंट में 2-3 दिन में मैंने वो सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया है करंट अफेयर के पार्ट में ही। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, जो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। सेक्शन 9 बीपीएससी मेंस की अगर मैं बात करूँ तो एसे सेक्शन जाकर के देखिएगा, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर के वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, लाइटली इसको मत लीजिए। पॉइंट्स आपके लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। नोट्स बनाइए कीजिए, इस न्यूज़ एनालिसिस का नोट्स जरूर आप लोग बनाते हुए चलिए। इसको समझिए, वीडियो को थोड़ा सा समझिए, देखते हुए समझते हुए चलिए। देखिए, बिहार से रिलेटेड न्यूज़ है। यहाँ पे अभी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, उनको यहाँ पे आप देख सकते हैं, उनको यहाँ पे भारत रत्न के लिए यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया है, जो बेसिकली आज के डेट में हमारे बीच नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बिहार के, और इनको यहाँ पे भारत रत्न के लिए, जो कि भारत रत्न क्या है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। हाईएस्ट ऑनर इंडिया का जो है सबसे ज़्यादा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित इनको किया जाएगा। ये ध्यान में रख सकते हैं। मैं आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे नोट्स दे रहा हूँ, तो चीज़ों को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। नोट्स की टेंशन मत लीजिए, सारे पॉइंट्स आपको मैं देता हुआ चलूँगा। ये बिहार से रिलेटेड टॉपिक है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम्स में पूछे जाने को लेकर के। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे पुरस्कार जो है वंचितों के चैंपियन व सशक्तिकरण और समानता के लिए एक समर्पित, विश्वसनीय तथा मेहनती समर्थक के रूप में कर्पूरी ठाकुर के अथक प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है। तो एक श्रद्धांजलि के रूप में ये अवार्ड जो है, जो उनके द्वारा अथक प्रयास किए गए थे हमारे राज्य को डेवलप करने को लेकर के, ठीक है, कंट्री के कॉन्ट्रीब्यूशंस में उन्होंने दिए हैं, तो उसके लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है इस पुरस्कार से। इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने दलितों के बारे में सोचा था, उनके उत्थान के बारे में सोचा था, ठीक है। उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व में भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ रखी है। तो जो दलित लोग थे, जो बेसिक ग्राउंड लेवल पे थे, उनको उठाने के लिए इन्होंने अटूट प्रयास किया है, ठीक है। इनके पास, ये 2 बार मुख्यमंत्री बने, इनके पास खुद का कोई कार नहीं था, ये कार कभी खरीद ही नहीं पाए। न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का इन्होंने सम्मान करते हैं, ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के लिए, एक मिशन को जारी रखने के लिए भी क्या करता है, एक प्रेरित करता है। आप देख सकते हैं, रिमार्केबल
डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पे ऑनर के रूप में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है इस अवार्ड के तौर पे कर्पूरी ठाकुर जी को, और एक सोसाइटी को एक इंस्पायर कर रहा है ताकि इस तरह की चीज़ें जो है इक्विटेबल सोसाइटी को लेकर के लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें और समानता वाला जो समाज है उसको बढ़ावा दें, सभी लोग को एक साथ लेकर के चले, है ना। कर्पूरी ठाकुर के बारे में अगर हम लोग जाने तो ये बेसिकली क्या है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार, किस राज्य के, बिहार राज्य के, और इनको जाना जाता है किस नाम से, चैंपियन ऑफ द काउज ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पिछड़े वर्गों के हितों का समर्थन करने के लिए ये जाने जाते थे। यही आप देख पा रहे हैं, यही कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो पिछड़े वर्ग के लिए बहुत मतलब चीज़ें फेस की, उनके लिए लड़े और उनको बराबर का जो हिस्सा है, योगदान है, वो बेसिकली इनके द्वारा प्रोवाइड किया गया। यहाँ पे और इनके बारे में जानते हैं, जब ये मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल के टाइम पर जो गरीब समर्थक पहलों पर चिन्हित इनके द्वारा किया गया था, जो गरीब का जो समर्थक था उनको ये चिन्हित किए थे। भूमि सुधार और वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों का कार्यान्वयन यहाँ पे इनके द्वारा शामिल था। तो यहाँ पे एम्पावर किया गया है, जो अंडर प्रिविलेज लोग थे उनको लेकर के यहाँ पे इनके द्वारा क्या किया गया, लैंड रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ यहाँ पे इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किए गए हैं, ठीक है। एक इनिशिएटिव यहाँ पे लिया गया उन लोगों के लिए, और इनको इसीलिए जननायक के रूप में भी जाना जाता है, यानी लोगों का हीरो। जननायक मतलब क्या हो गया, लोगों का नायक के रूप में इनको लोकप्रिय है। आम लोगों के कल्याण के प्रति उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था। आप देख सकते हैं ये हमेशा लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचते थे, उनके बारे में डेडिकेटेड रहते थे, और इसीलिए बहुत सारे पार्टीज के साथ ये जुड़े रहे थे अपने थ्रू आउट अपने जीवन भर के कैरियर में। बहुत सारे पार्टियों के साथ मिलकर के इन्होंने काम किया है। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत जो की है वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से की थी। ध्यान से समझिएगा, इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा भारत रत्न खुद में ही एक बहुत ही बड़ा हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड है, और ऑब्वियस सी बात है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा। और ये टॉपिक्स आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं ही, और प्लस आपके राज्य से रिलेटेड है ये टॉपिक, तो ऑब्वियस सी बात है ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करते थे, और इनका जो ये बेसिकली क्या थे, फिर बाद में ये जनता पार्टी के साथ मिले अपने पहले टर्म के जो 1969 तक 77 से 69 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान स्वयं को जनता पार्टी के साथ इन्होंने जोड़ लिया था। इसके बाद वह जनता दल से जुड़ गए, ठीक है। जब ये मुख्यमंत्री बने थे पहली बार बिहार के, तो 1977 से 69 तक ये अलियांस बना दिए थे, अलायंस हुए थे जनता पार्टी के साथ, और उसके बाद में फिर ये क्या हुए, जनता दल का निर्माण किए। लेकिन ये फिर हमारे बीच नहीं रहे, इनकी जो डेथ जो हो गई थी वो 1988 के फरवरी मंथ में ही हो गई थी, इनका निधन हो गया था। तो यही है कर्पूरी ठाकुर जी, ध्यान से आप देख लीजिए, ठीक है। अब भारत रत्न के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आपको हमारे कंट्री का देखने को मिलेगा। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए मुझे आपसे क्वेश्चंस तो मैं पूछूंगा, मुझे बताइएगा 2019 से टिल नाउ कितने लोगों को ये भारत रत्न का अवार्ड मिल गया, मुझे उनका नाम जानना, ठीक है। वो नाम मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 2019 से लेकर के अब तक कितने लोगों को किस वर्ष और किस कैटेगरी के लिए इनको ये भारत रत्न का अवार्ड दिया गया है। तो इनको हाईएस्ट ये अवार्ड जो दिया गया है एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। इनके फील्ड में जो भी उनका फील्ड रहता है उस फील्ड में उनके द्वारा बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस किया गया था, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड से नवाजा जाता है। भारत रत्न सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। यहाँ पे ये बेसिकली जो इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है, तो पद्म पुरस्कार से अलग हट करके इसको बेसिकली इस तरह से की जाती है। भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। अब यहाँ पे देखिए भारत रत्न किससे देना है ना, इसके बारे में प्रधानमंत्री बताते हैं राष्ट्रपति को, और फिर उनके द्वारा ये दी जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 हो सकती है। आप देख सकते हैं एक साल में मैक्सिमम 3 ही लोग को ये पुरस्कार दिया जा सकता है। थोड़ा सा इनके बारे में जानिए, और देखिए बात की जा रही है कर्पूरी ठाकुर जी के, थोड़ा सा इनके बारे में जानिए। विधायक रहते ऑस्ट्रेलिया जाना था इनको, पहनने को कोट तक नहीं था। जब ये विधायक थे तो इनको ऑस्ट्रेलिया जाना था, उस टाइम पर इनके पास कोट नहीं था,
दोस्त से इन्होंने उधार लिया था। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी कार तक नहीं खरीद सके। देखिए, मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, रिक्शे से ही चलते थे। ठीक है, उस दौर में जो लोग अंतर जातीय विवाह करते उसमें शरीक होने पहुंच जाते। समझ रहे कितनी बड़ी बात है, उस टाइम की बात है जो कही जा रही है। कर्पूरी ठाकुर जी कितना इन्वॉल्वमेंट रहते थे लोगों के बीच में, लोगों के बारे में कितना सोचते थे। अपने बारे में इन्होंने कभी सोचा नहीं उस लेवल पे, लेकिन लोगों के कल्याण को लेकर के हमेशा एक्टिव रहते थे, तत्पर रहते थे, और लोगों के वेलफेयर के लिए हमेशा ये जाने जाते हैं। उत्थान के लिए बहुत ही ज़्यादा जाने, दलितों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, उनको उठाने को लेकर के, उनको समाज में एक जगह देने को लेकर के ये हमेशा इनका प्रयास रहता था, और ये हमेशा उन प्रयास को हमेशा करते भी थे। तो ये पूरा पॉइंट्स आपको मैंने दे दिए हैं, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ इनसे रिलेटेड है तो आप इनके बारे में, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में भी बता दिया, मैंने भारत रत्न के बारे में बता दिया, न्यूज़ जो है वो भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो हर एक चीज़ पॉइंट बाई पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ताकि आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल हो जाए आपके एग्ज़ाम में उसको लिखने के लिए। ठीक है, एक्सपेंशन, यहाँ पे देखिए बात कही जा रही है थर्मल पावर स्टेशन की। ये पड़ोसी राज्य की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन जो है वो झारखंड राज्य में, आप देख सकते हैं, ये जो कोल फील्ड का राज्य, कोल फील्ड जो स्टेट ओन राज्य है, कोल इंडिया लिमिटेड, जो बेसिकली सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो आज के डेट में क्या कर रहा है, जॉइंट वेंचर कर रहा है किसके साथ, झारखंड गवर्नमेंट के साथ। ये दूसरा फेज रहेगा ताकि वो तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन को राज्य में और अच्छे से उसको एक्सपेंड कर सकें। टोटल कैपेसिटी जो है इस थर्मल पावर स्टेशन की वो 420 मेगावाट की है। यहाँ पे 2 यूनिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 210 मेगावाट की 2 यूनिट आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्मल पावर स्टेशन का। तेनुघाट रेलवे जो थर्मल पावर स्टेशन है वो बेसिकली बोकारो में स्थित है। किस लोकेशन पे स्थित है, बोकारो में स्थित है, ध्यान रखिएगा। 420 मेगावाट का 2 यूनिट मिलकर के है, 1 यूनिट 210 मेगावाट क्षमता रखता है। ठीक है, यही देख सकते हैं, ये बोकारो में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसी के की पॉइंट्स क्या क्या है। पहला यूनिट जो है वो 210 मेगावाट का है और सितंबर 1996 में, और दूसरी इकाई जो है 1997 में वाणिज्यिक प्रचलन में लाया गया था। यानी ये बेसिकली कमर्शियल ऑपरेशंस में ये बेसिकली लाया गया था सितंबर 1996 और सितंबर 1997 में। ठीक है, ये सेटअप किया है 2x660 वाट का कोल फायर सुपर क्रिटिकल यूनिट्स का एक्सपेंशन इनके द्वारा किया गया है, स्टेज 2 पे है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ललपनिया। ललपनिया कहाँ है, देखिए यहाँ बोला था मैंने, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली स्थित है। बोकारो कहाँ पे, झारखंड में है। 2 पैनल जो है वो बेसिकली इसका बना है, गठित किया गया है। संयुक्त उद्यम में दोनों पक्षों की साझेदारी प्रतिशत सहित तौर तरीकों पर कार्य यहाँ पे किया गया है। ठीक है, बोकारो कहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ। ये झारखंड का मैप है, ऊपर आप देख सकते हैं बिहार बॉर्डर के साथ टच कर रहा है, यूपी के साथ टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ टच कर रहा है बाउंड्री, उड़ीसा के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ ये अपना बाउंड्री शेयर कर रहा है। और बोकारो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये बोकारो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यहीं पे ललपुनिया है, वहीं पे ये बेसिकली तेनुघाट पावर स्टेशन है। लोकेशन भी आपको आई होप क्लियर हो गया। और इसका कैपिटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, रांची, झारखंड का कैपिटल रांची। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे सीसीएल की बात कही जाए, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड की बात। देखिए, हर एक टर्म जो यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है उसको मैं यहाँ पे डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआईएल के बारे में बात कही गई है, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि और अच्छे से आप इसको समझ सकें। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है वो बेसिकली इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1975 1 नवंबर को हुआ था। ये मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, आप देख सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। यह सीसीएल की 5 सहायक कंपनियों में से एक थी जो देश में कोयले की पहली होल्डिंग कंपनी थी। आप देख सकते हैं सीसीएल की पहली, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीसीएल की पहली सब्सिडरीज कह सकते हैं जो ये था, और ये फर्स्ट होल्डिंग कंपनी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोल का कंट्री में। सीसीएल के द्वारा 76.09 मिलियन टन कोल जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस होता है। फाइनेंशियल ईयर की अगर मैं बात करूँ 22-23 में इतना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन टारगेट जो इस बार का रखा गया है 23-24 का वो 84 मिलियन टन का रखा गया है। ठीक है, तेनुघाट पावर स्टेशन की अगर हम लोग बात करें, ये कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन है। कोल बेस्ड यानी कोल के थ्रू ये थर्मल पावर प्लांट जो है वो रन होता है, और ये ललपनिया में है जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंडियन स्टेट झारखंड में ये स्थित है। इसकी जो
ऑनर है, ये जो पावर प्लांट है ये ओन किसके द्वारा किया गया है? झारखंड स्टेट ओन तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा। तो झारखंड राज्य के स्वामित्व वाली तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड के पास इसकी स्वामित्व है, ये ऑन्ड है। ठीक है, टारगेट कितना रखा गया? 84 मिलियन टन 2023-24 का, ये ध्यान में रख सकते हैं। CCL के द्वारा कोयला का प्रोडक्शन की बात यहाँ पे कही जा रही है। क्लियर? तो ये दूसरा न्यूज़ था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोलफील्ड्स के बारे में, CCL के बारे में बता दिया, तेनुघाट के डिटेल में बता दिए, की पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये क्यों न्यूज़ में बना हुआ है वो भी मैंने बता दिया। दो बेसिकली है कैपेसिटी इसकी, एक 420 मेगावाट की, एक का दोनों है, ये ध्यान रख सकते हैं, 2 प्रोजेक्ट। अगला जो न्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, भोपाल रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट की न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा समझ सकते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की बात यहाँ पे कही जा रही है। और भोपाल क्या, मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं, इंदौर आप देख सकते हैं, क्लीनेस्ट सिटी के रूप में वो जाना भी जाता है। तो भोपाल जो है अभी, अगर स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो यहाँ पे 6 पोजीशंस पे ये था 2022 में, वो अब ऊपर आकर के 5th पोजीशन पे पहुँच गया है। जो बेसिकली 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है, उसमें इसकी पोजीशन जो है वो अपग्रेड हुई है। यानी अब 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में से 5वें सबसे स्वच्छ शहर में से ये आ गया है भोपाल। भोपाल को 5 स्टार अपशिष्ट मुक्त शहर यानी GFC गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग में इसको सॉलिडिफाइंग स्टेटस दिया गया है, और क्लीनेस्ट सिटी स्टेट कैपिटल भी कहा गया है राष्ट्र का। इसके बाद ये भी बोला गया कि भोपाल जो है 5th पोजीशन आपको देखने को मिलेगा क्लीनलीनेस रैंकिंग में। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन जिसकी 1 मिलियन से अधिक है, उसकी बात यहाँ पे कही जा रही है। 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन में भी आबादी के शहरों में 5वें स्थान पर। क्या क्या की पॉइंट्स है, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से इसको थोड़ा सा सुनिएगा कि ये बहुत इफ़ेक्टिव प्रोसेस रखा गया है। इसको जो भी वेस्ट को डिस्पोज करने में बहुत अच्छे से इसका सिस्टम जो है वो तैयार किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। 12 ट्रांसफ़र स्टेशन जो कि भोपाल में है, और करेंट सिटी के पास 6 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी है। देखिए जितने भी गार्बेज है, जो वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको डिस्पोज करने के लिए 12 ट्रांसफ़र स्टेशन बनाया गया है, और उसके अंदर 6 मटेरियल रिकवर फैसिलिटी भी है बनाई गई है। ठीक है, तो भानपुर डंप साइट का हरित क्षेत्र में परिवर्तन स्थायी शहरी नियोजन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। भानपुर डंपिंग साइट आप देख सकते हैं, उसको ग्रीन एरिया में उसको डंप करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और स्टेट का जो कमिटमेंट है कि इसको सतत अर्बन प्लानिंग की तरफ लेकर के चलेंगे। जैसे सिटी प्लानिंग, प्रॉपर सिटी प्लानिंग अगर आप देखिएगा, चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, चंडीगढ़ को प्रॉपर सिटी प्लानिंग के तहत उसको डेवलप किया गया है। तो वैसे ही यहाँ पे सर्टेन ये सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की बात यहाँ पे कही जा रही है। भोपाल को भी उसी अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट करने की बात यहाँ पे कही जा रही है। भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है BMC, वो अब शिफ्ट हो गया ट्रेडिशनल वेस्ट ट्रीटमेंट से हजार्डस वेस्ट एज ए वैल्यूएबल सोर्स ऑफ फ्यूल के को लेकर के यहाँ पे कहा जा रहा है। मूल्यवान स्रोत के रूप में उभर करके आया, खतरनाक अपशिष्ट को ईंधन के मूल्यवान स्रोत के रूप में उपयोग करता है ये भोपाल नगर निगम। शहर ने हजारगो इंडस्ट्री पीथमपुर के साथ सहयोग किया है, जिससे घरों, कार्यालय और कारखानों से निकलने वाले खतरनाक अपशिष्ट को वैज्ञानिक रूप से प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ पहले प्री प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना हुई है। आप देख सकते हैं कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट जो निकलते हैं जो शहर से, तो उसको यहाँ पे पहले से ही क्या किया जा रहा है, इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, कन्वर्ट किया जा रहा है। तो इसको 400 टन्स पर डे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिटी से जो हजार्डस वेस्ट रिलीज़ हो रहे हैं घर से, ऑफिस से, फैक्ट्री से, तो उसको मैनेज करने का काम सिटी के द्वारा हजारगो इंडस्ट्री जो पीथमपुरा में है वो ये इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि किसी भी जगह से जब हजार्डस वेस्ट निकले तो उसको प्री प्रोसेस प्लांट में सबसे पहले भेजा जाए, और उसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज वहाँ से करा जाए। ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से संसाधित करने के लिए शहर में एक सामान्य जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार सुविधा स्थापित की गई है। यह सुविधा आसपास के क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं से चिकित्सा अपशिष्ट के
व्यापक प्रबंधन, परिवहन, भंडारण का उपचार की देखरेख करती है। तो यही सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। भोपाल एमसी प्लान को यहाँ पे कंटिन्यू रखा गया है इस जर्नी को और अपग्रेड करने के लिए, ताकि गार्बेज फ्री सिटी हम भोपाल को बना सकें और बाकी लोग भी इस चीज़ों को फॉलो करें। देख सकते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा एग्रीमेंट साइन किया गया है बीएमसी के साथ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएमसी के साथ में ये एग्रीमेंट साइन किया गया, ताकि 400 टन्स पर डे जो है ड्राई म्यूनिसिपल वेस्ट जो है उसको हम कन्वर्ट कर सके चारकोल प्लांट में। ये चारकोल जो है जो प्रोड्यूस होगा उसको हम बाई प्रोडक्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं थर्मल पावर प्लांट में। ये पूरा प्लानिंग चल रहा है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बीएमसी के साथ में, ताकि 400 टन जो हम यहाँ पे पर डे जो वेस्ट रिलीज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बाई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस से थर्मल पावर प्लांट में हम उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि इसके मंत्री कौन है आज के डेट में। ठीक है, इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी और ये दुनिया का सबसे बड़ा अर्बन सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस सर्वे है। अब देख सकते हैं सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता और सफाई सर्वेक्षण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये नागरिकों को सेवा वितरण में सुधार लाने और शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में कस्बों तथा शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए सहायक रहा है। ठीक है, एक कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे डेवलप किया गया है। कुछ हाईलाइट्स अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है क्लीनलीनेस रैंकिंग की। अगर हम लोग बात करें बॉटम 5 स्टेट की बात करें, जो सबसे गंदा राज्य है वो आपका आप यहाँ पे देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, राजस्थान हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सारे बॉटम के 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, चंडीगढ़ देख सकते हैं सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड में दिया गया है, सिटी विद द बेस्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर। सैनिटेशन वर्कर भी यहाँ पे बहुत से बेस्ट स्टैंडर्ड के हैं। वाराणसी को यहाँ पे क्लीनेस्ट गंगा टाउन भी कहा जाता है। देख सकते हैं वाराणसी को स्वच्छ गंगा शहर के रूप में मान्यता दी गई है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए स्वच्छतम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो थोड़ा ये सब चीज़ आपको ध्यान में आप रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण से रिलेटेड आएगा तो MOHOU के अंडर में ये आता है। इसका जो बेसिकली सर्वेक्षण किया गया था, जो ये बेसिकली शुरुआत 2016 से की गई थी, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। देख सकते हैं 2023 में इंदौर और सूरत जो है वो ज्वाइंट क्लीनेस्ट सिटी इस बार का घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में। और थोड़ा सा टॉप 10 शहर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इंदौर सबसे पहले में, फिर सूरत है, फिर नवी मुंबई देख सकते हैं, विशाखापट्टनम देख सकते हैं, भोपाल देख सकते हैं 5th नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले ये 6 नंबर पे था। विजयवाड़ा हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, तिरुपति हो गया, ग्रेटर हैदराबाद हो गया, पुणे हो गया, ये सारे टॉप 10 शहर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये अर्बन लोकल बॉडी में है और यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडी में स्टेट की अगर मैं बात करूँ तो बॉटम 3 में आप यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का कोलकाता हो गया, आसनसोल हो गया, हावड़ा हो गया, मतलब तीनों यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम 3 का जो शहर है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल का ही है। टॉप स्टेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे टॉप पे महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ देख सकते हैं। सबसे इम्प्रूव्ड पणजी आपको देखने को मिलेगा, फास्टर मूविंग सिटी विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख, सबसे ज़्यादा यहाँ देख सकते हैं। नवरोजाबाद MP जो है यहाँ पे पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख में फास्टैग मूविंग सिटी आप देख सकते हैं अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ था पूरा स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। भोपाल को रैंक 5 पे रखा गया है, इंदौर 1 पे है, 2nd नंबर पे सूरत है। ठीक है, तीसरा न्यूज़ इतना पढ़ा दिया डिटेल में, अब इससे आगे इतने सारे पॉइंट्स दे दिया, अब इससे अलावा और क्या आपको चाहिए। इतने डिटेल में आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको अच्छे से इसको कवर करते हुए चलिएगा। अभी बात किया जा रहा है सुभाष चंद्र बोस के जी के बारे में, तो ये उनका पूरा डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी को लेकर के ये न्यूज़ है। 23 जनवरी को बेसिकली इनका जन्म हुआ था और इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। चलिए मुझे बताइएगा, ऐसा तो इसका आंसर आपको अगले स्लाइड में मिल ही जाएगा। पराक्रम दिवस जो है
वो किस वर्ष से मनाना स्टार्ट किया गया? ईयर बताइएगा। मॉर्निंग वाले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है, तो अभी मुझे आंसर कीजिए। अगले स्लाइड में जाने से पहले थोड़ा सा इसको पढ़िए, आंसर कीजिए जल्दी, देखते कितने लोग एक्टिव हैं। तो यहाँ पे आपदा प्रबंधन पुरस्कार यहाँ पे अनाउंस किया जाता है हर साल 23 जनवरी को, ताकि जो सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी द्वारा, किसी भी लोग के द्वारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, संस्था के द्वारा, उनको ये बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। और बेसिकली इन्होंने सबसे पहले आईसीएस एग्ज़ाम क्लियर किया था 1919 में, बाद में इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। और स्वामी विवेकानंद जी इनके गुरु रह चुके हैं। न्यूज़पेपर इनका आप देख सकते हैं स्वराज है। ठीक है। पॉलिटिकल लाइफ की मैं बात करूँ तो अनक्वालिफाइड स्वराज में ये हमेशा खड़े रहे थे। सेल्फ गवर्नेंस में पार्ट लिए थे सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में, गांधी इरविन पैक्ट के खिलाफ थे ये, और सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंशन में ये वहाँ पे थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुआ था हरिपुरा में 1938 को, वहाँ पे इनके द्वारा जीता गया था। त्रिपुरी में 1939 में हुआ था। कांग्रेस इन्होंने रिजाइन 1939 में किया था। डिफरेंस हो गया था, गांधी जी के थॉट्स आपके नहीं मिल रहे थे इनके साथ, और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। देख सकते हैं लेफ्ट पार्टी आप कह सकते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की मैं बात करूँ तो जापान गए थे ये, वहाँ पे सिंगापुर को कंट्रोल किया था जुलाई 1943 में। वहाँ पे फेमस इनका स्लोगन भी है दिल्ली चलो, और जय हिंद का भी नारा इन्हीं के द्वारा दिया गया। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था। आईएनए का निर्माण इनके द्वारा अक्टूबर 1943 में किया गया था। ये एलाइड फोर्स के साथ लड़े थे 1944 में इम्फाल में और बर्मा में। और आईएनए जो है वो पहला फोर्स था जो बना था मोहन सिंह और जापानीज मेजर इवाइसी फुजवारा के अंडर में। और ये बेसिकली इंडियन प्रिजनर जो थे, जो कैदी थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, जापान के द्वारा जिनको कैप्चर कर दिया गया था मलाय और सिंगापुर में। ठीक है। इनकी डेथ 1945 को हुई थी, जब इनका प्लेन जो है वो क्रैश हो गया था ताइवान में। ठीक है। तो ये पूरा इनका था। बेसिकली जो न्यूज़ है ये पूरा मुझे इसलिए बताना पड़ा ताकि आप जान सकें इनके बारे में A to Z जो मेजर पॉइंट्स है इनके ज़िंदगी से रिलेटेड, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यूज़ जो है वो पराक्रम दिवस को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो मोदी जी के द्वारा 23 जनवरी को यहाँ पे पराक्रम दिवस में भाग लिया गया। कहाँ पे? लाल किला पे, ताकि इनका बर्थ एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर सकें। इनके द्वारा भारत पर्व जो है मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसको टूरिज्म मिनिस्ट्री जो है ऑर्गेनाइज करती है। चलिए इसका भी आंसर मुझे दीजिए, आज के डेट में कौन मंत्री है टूरिज्म डिपार्टमेंट के? तो 9 डे का इवेंट है जो कि भारत की जो विविधता है और जो तरह तरह के कल्चर्स हैं उसको ये दर्शा सके। यहाँ पे पराक्रम दिवस का जो अवसर है उसमें सेंटर ने अनाउंस किया है सुभाष चंद्र बोस का आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अथक कंट्रीब्यूशन दिए हैं, ठीक है, अमूल्य योगदान दिए हैं, सम्मान करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की इनके द्वारा घोषणा की गई है मोदी जी के द्वारा। क्लियर? अब पराक्रम दिवस है क्या, थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत देखिए, अभी मैंने क्वेश्चंस करा, आंसर बोला था ना आपको मिल ही जाएगा। कितने लोगों ने आंसर दिया? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पराक्रम दिवस हर साल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने को लेकर के सुभाष चंद्र बोस जी का। और ये पराक्रम का जो मतलब होता है साहस, यहाँ पे आप देख सकते हैं साहस यानी वीरता। पराक्रम शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? वीरता, जो नेताजी तथा भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों के प्रबल और साहसी भावनाओं को दर्शाता है। ठीक है। समारोह में अमूमन स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी की भूमिका के ऐतिहासिक महत्व को उजागर करने वाली विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां यहाँ पे शामिल है। इस बड़े उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय की ओर से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकादमी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जैसे अपने सहयोगी संस्थानों की सहभागिता में किया गया है। इस उत्सव के एक हिस्से के तहत इस कार्यक्रम ने गतिविधियों की समृद्ध श्रृंखला को मेजबानी कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तथा आज़ाद हिंद फौज की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। देख सकते हैं। तो ये जो पूरा उत्सव है, ये जो प्रोग्राम है, जो इवेंट होस्ट किया गया था,
ये बेसिकली क्या करता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा जो लेगेसी डेवलप की गई थी उसको ये दर्शाता है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 125वां बर्थ एनिवर्सरी हम लोग 2022 में हम लोग सेलिब्रेट किए थे, और उसी टाइम पे ही हॉलोग्राम जो है वो इंस्टॉल हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये हॉलोग्राम इंस्टॉल? ये हॉलोग्राम इंडिया गेट पे आज भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। किंग जॉर्ज पंचम का जहाँ पे स्टैचू था, अब वहाँ पे जो 1968 से था, अब उसके जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉलोग्राम वहाँ पे इंस्टॉल हुआ है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, और यहाँ पे 8 सितंबर 2022 को इंडिया गेट के पास न्यू दिल्ली में आपको ये रिप्लेस किया गया इस स्टैचू को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, स्टैटिक पोर्शन है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। 8 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के इंडिया गेट में रिप्लेस किया गया है होलोग्राम के साथ। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये बेसिकली पुरस्कार जो है उन लोगों को दिया जाता है जो अपने फील्ड में एक्सीलेंट वर्क करते हैं, चाहे वो लोगों के द्वारा हो या संस्था के द्वारा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो अथक उत्कृष्ट कार्य करते हैं उन्हीं को ये अवार्ड दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोग्राम में एनडीएमए की स्थापना जो हुई थी वो 2005 के तहत गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। तो आप देख सकते हैं, तो बेसिकली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी स्थापना जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत की गई थी। ये अवार्ड जो है अनाउंस किया जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थ एनिवर्सरी यानी 23 जनवरी को हर साल, और इसके साथ साथ उनको अवार्ड के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, 51 लाख का रुपया भी दिया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को अगर कोई इंडिविजुअल को ये मिल रहा है तो उनको 5 लाख का अवार्ड दिया जा रहा है। ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको कैश प्राइज मिलता है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में बढ़ चढ़ करके भाग लिए हैं वो उस एक्टिविटी से उसको रिलेट करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है, इस परियोजना के लिए कर सकते हैं, तो उसी को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। अब इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये बस इंडिया के जो नागरिकता है उन्हीं को मिलेगा, या इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है उन्हीं को मिलेगा, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नॉमिनेटेड इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन होगा वो वर्क करती हो डिजास्टर मैनेजमेंट क्षेत्र में, लाइक बचाव के कार्य में, मिटिगेशन के कार्य में, तैयारियों के काम में, है ना, तैयारियों के काम में, प्रतिक्रिया के त्वरित बचाव के काम में, समन के काम में, राहत के काम में, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या पूर्व चेतावनी सहित आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में कोई भी अनुभव प्राप्त नामांकित व्यक्ति या संगठन इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, अब सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अगर 2024 की बात करें तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो उत्तर प्रदेश में है उनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है इस पुरस्कार के लिए। उनका एक्सीलेंट वर्क जो उन्होंने किया था डिजास्टर मैनेजमेंट, याद रहेगा 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो कि उत्तर प्रदेश में, उन्हीं को ये दिया जा रहा है ताकि इनके द्वारा मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया था। बहुत सारे जो नेचुरल कैलामिटीज़ और क्राइसिस हुए थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में, तो इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया था, चिकित्सा प्रदान किए गए थे। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। अब कहाँ पे किया था? उत्तराखंड में जब बाढ़ आया था 2013 को, याद होगा, ये तो हिस्टोरिकल पूरा मेमोरीज में। नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, तुर्की तथा सीरिया का भूकंप 2023 में आया था। तो इस दौरान अस्पताल के काम को इसकी असाधारण सेवा के उदाहरण के रूप में उजागर किया गया है, और इसीलिए इस अस्पताल को 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ये 4th न्यूज़ हो गया। कितने न्यूज़ हो गए? इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आपको क्लियर हो रही सारी चीज़ें, तो समझ में आ रही है। इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा आप लोग शेयर नहीं करते, इसको शेयर कीजिए, इस फैमिली को बड़ा कीजिए। देखिए कितने डिटेल में मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, पूरा आंसर राइटिंग के नोट्स आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो एक तरह से आपको कहीं पे भी और कहीं कंसल्ट करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं और देखने का ज़रूरत भी नहीं है। 5th न्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कही जा रही है, ICJ की बात ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए मुझे इसका भी आंसर दीजिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ये कहाँ पे है? ठीक है, ये ICJ जो है ये बेसिकली कहाँ पे है? इसके बारे में कभी सुना है आप लोगों ने? ICJ, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? ये भी आप मुझे आंसर कीजिएगा। प्रेसिडेंट मुझे आंसर कीजिएगा, हेड क्वार्टर मुझे आंसर कीजिएगा। ठीक है, कौन है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो ये साउथ अफ्रीका और इसराइल के बीच में क्या था, ये इसका प्रोसीडिंग क्या होगा यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात की जा रही ह्यूमन राइट्स, जेनोसाइड और वार क्राइम, ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है किसी बॉर्डर के फ्रेमवर्क में, इंटरनेशनल लॉ के अंदर में। ये फोकस करता है, प्रोटेक्ट करता है लोगों को, ग्रुप को उन कॉन्फ्लिक्ट होने से या क्राइसिस कहीं पे होने से। तो ये एक तरह से क्या करता है, सर्व करता है, मानवाधिकार, नरसंहार और युद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। ये अधिकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों और घोषणाओं में निहित है, जैसे कि मानव अधिकारों और सार्वभौमिक घोषणा आप कह सकते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इसराइल के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी। अब यहाँ पे क्यों कार्रवाई किया दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केस किया किसके ऊपर? इसराइल के ऊपर। आवेदन में पूर्व ने तर्क दिया कि जिस तरह से इसराइल गाजा में अपने सैन्य अभियान चला रहा है, अभी आप देखें रिसेंट में इसराइल की तरफ से कितने सारे अटैक्स हुए हैं गाजा में, तो इसराइल के ऊपर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका केस कर दिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। किस किस विषय पे केस हो कर सकते हैं? या तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई इशू हो, या जेनोसाइड्स हो, या युद्ध आप कह सकते हैं अपराध हो, इन सभी चीज़ों के ऊपर आप केस कर सकते हैं ICJ में। तो यहाँ पे इनके द्वारा ये बोला गया है कि उसने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी नरसंहार कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, यानी जेनोसाइड कन्वेंशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसराइल जिसका उल्लंघन किया है और इसको दंडित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली जेनोसाइड की बात की जा रही है, नरसंहार की बात कही जा रही है। तो ये नरसंहार होता क्या है आप देख सकते हैं, जैसे अभी आप देखे होंगे कि भारत में भी ऐसा मंजर आपको देखने को मिला था। कहाँ देखने को मिला था, कुछ याद आ रहा है? इस पर एक मूवी भी बनी है, कौन सी मूवी है? कश्मीर फाइल्स। देखिए आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स, किस टाइम की स्टोरी दर्शाता है? 90s की स्टोरी बताता है। 1990 से 1992 के बीच में कश्मीरी पंडित के ऊपर जेनोसाइड टर्म्स यूज हुआ था मूवीज़ में। तो अगर आपने देखा होगा तो याद आ जाएगा। तो मेन टॉपिक यही है, जेनोसाइड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नरसंहार एक विशेष जातीय धार्मिक या राष्ट्रीय समूह का जानबूझकर और व्यवस्थित विनाश करना, वो नरसंहार कहलाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित को क्या किया गया था, ढूंढ ढूंढ कर, आपने मूवी देखा होगा, कितने लोग पंडितों की जान ले ली गई थी। एक पार्टिकुलर जाति पे अटैक किया गया था, उनका विनाश किया गया था। विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है, तो इनका विनाश विभिन्न तरीक़ों से हो सकता है, जिसमें सामूहिक हत्या है ना, देख सकते हैं सामूहिक हत्या की बात की जा रही, मास किलिंग, फोर्स्ड रिलोकेशन, जानबूझ करके उनको रिलोकेट करना, उस जगह से हटाना, या फिर उनके ऊपर उनके लिविंग कंडीशन को बहुत हार्श कर देना, ये एक तरह से कि उनकी वो अपनी जान खुद ले ले, तो वैसा नौबत कर देना, परिणाम स्वरूप व्यापक मृत्यु होती है। तो इस तरह का अगर कोई प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो जेनोसाइड के अंदर आता है। स्थितियाँ क्या है? संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि नरसंहार के अपराध में 2 मुख्य तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मानसिक तत्व, किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समूह को पूर्णतः या आंशिक रूप से नष्ट करने का इरादा, ये मेंटल जो तत्व है, मेंटल एलिमेंट है। और दूसरा फिजिकल एलिमेंट है ना। इसमें क्या होता है, इसमें या तो किसी ग्रुप के मेंबर को मार देना, या फिर सीरियस बॉडी या मेंटल हार्म किसी ग्रुप के मेंबर को करना, या और क्या कर सकते हैं, या और यहाँ पे कह सकते हैं जानबूझकर जीवन की समूह स्थितियों को प्रभावित करने से इसका संपूर्ण या आंशिक रूप से भौतिक विनाश होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये सारी क्राइटेरिया जो हैं, ये बेसिकली जेनोसाइड के अंदर में आती है। क्लियर हो गया? जेनोसाइड टर्म्स एक्सप्लेन कर दिया।
अब यहाँ पे जेनोसाइड कन्वेंशन की बात यहाँ पे कही जा रही है, जेनोसाइड कन्वेंशन की बात। अब जेनोसाइड कन्वेंशन क्या है, तो ये कन्वेंशन जो है ये बताता है, ये एक पनिशमेंट होता है क्राइम ऑफ जेनोसाइड का, कि जो जेनोसाइड का क्राइम करेगा उसको इंटरनेशनल लॉ के तहत क्या किया जाएगा, पहली बार यहाँ पे क्राइम ऑफ जेनोसाइड के अंतर्गत इनको पनिश किया जाएगा। ये पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी आपको देखने को मिलेगा जो यूएन जनरल असेंबली के द्वारा अडॉप्ट किया गया था 9 दिसंबर 1948 को। ये दर्शाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए अत्याचारों के बाद फिर कभी नहीं इस तरह का अत्याचार दोहराया जाएगा, वैसा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसे अपनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के विकास में दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जैसा कि हम आज जानते हैं। तो ये जो स्टेप लिया गया है ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को डेवलप करने को लेकर के लिया गया है, ताकि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ हम लोग बना सके, उसको डेवलप कर सकें, जैसा कि आज के डेट में पूरे विश्व भर में आप देख सकते हैं वैसे सिचुएशन वापस नहीं दोहराई जाती जो बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी। उस समय ही ये 9 दिसंबर 1948 को ये बताया गया था कि इस तरह की चीज़ें दोबारा किसी भी जगह पे रिपीट नहीं होगी, नेवर अगेन। ये जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत ये सारी बात बताई गई थी। ये कन्वेंशन के अंदर में ही ये सारी चीज़, ताकि रोका जा सके, कोई जेनोसाइड अगर कहीं हो रहा है तो उस चीज़ को, उस क्राइम को रोका जा सके और जो ये लोग कर रहे हैं उनको पनिश किया जा सके। ठीक है, क्लियर। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, देखिए बहुत डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। जेनोसाइड बता दिया, जेनोसाइड कन्वेंशन बता दिया। अभी हम लोग तो मेन टॉपिक में पहुंचे नहीं है, साउथ अफ्रीका और इजराइल के बीच में क्या डिबेट चल रहा है। अभी तो मैं बस इंट्रोडक्शन पार्ट ही बता रहा हूँ। देख सकते हैं कितना डिटेल में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको आप लोग शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी जान सके। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। एडिटोरियल का पार्ट है, एडिटोरियल में ये सारी चीज़ें आई थी, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स में इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस। जेनोसाइड कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो ये क्राइम है जो वार के टाइम पे भी हो सकता है और शांति के टाइम पे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वार के टाइम पे ही हो। नरसंहार के अपराध की इस परिभाषा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर व्यापक रूप से इसको अपनाया गया है। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम कानून भी इसमें शामिल है। आप देख सकते हैं 1998 का जो रोम इंस्टीट्यूट है वो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इसमें शामिल है। जो बहुत सोचने वाली बात है वो ये है कि ये कन्वेंशन के द्वारा स्टेट पार्टीज यहाँ पे इस्टेब्लिश किए गए हैं जो बेसिकली रोकता है या पनिश करता है उन लोगों को जो बेसिकली इस तरह का क्राइम करते हैं, नरसंहार का, या इसमें हिस्सा लेते हैं। उनको पूरा स्ट्रिक्टली वे में उनको क्या किया जाता है, उनको प्रांशिक कानून बनाना और अपराधियों को दंडित करना इसके अंदर शामिल है, चाहे वे संवैधानिक रूप से जिम्मेदार शासक या सार्वजनिक अधिकारी या निजी व्यक्ति ही क्यों न हो। ये अनुच्छेद 6 में इसके बारे 4 में इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो ऑब्लिगेशन है इसके साथ साथ रोका जाएगा इस तरह की जेनोसाइड अगर कहीं पे भी कमिट होती है, और इसको कंसिडर किया जाएगा एक नॉर्म्स के रूप में, एक रूल्स के रूप में, एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में, और सभी लोगों को, सभी राज्यों को एक तरह क्या करेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, और इस तरह की चीज़ों को होने से रोकेगा, इस तरह की चीज़ों को होने से रोकेगा। सभी राज्यों के लिए बाध्यकारी है, चाहे उनको नरसंहार सम्मेलन की पुष्टि हो या ना हो, सभी लोगों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, इस कन्वेंशन को मानना पड़ेगा। ये बात कही जाए। भारत ने इस कन्वेंशन का अनुमोदन कर दिया है, भारत ने क्या किया है, रेटिफाई कर दिया है, इसको एग्री कर दिया गया है इस कन्वेंशन को लेकर के। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन आपको ह्यूमन राइट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज भी मैंने इसमें डाल दिया है। देख सकते हैं क्या क्या डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए, इक्वलिटी की बात कही जा रही है कि समानता हो गया, फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से अलग, लाइफ, लिबर्टी, सेक्रेट। देखिए अभी हम लोग बात किए थे ना, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, नो वन शैल बी हेल्ड इन स्लेवरी और सर्विटाइड, फ्रीडम, कोई भी टॉर्चर नहीं करेगा, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, कानून के सामने सब लोग समान हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये सारे आपके देख सकते हैं, टोटल 30 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, मानव अधिकार को लेकर के ये सारे डिक्लेरेशन है। अब मेन टॉपिक आइए। अभी तक तो बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा था,
अब जो मेन न्यूज़ है वो अब से देख सकते हैं, कितना मैंने आपको बताया, जेनोसाइड बताया, जेनोसाइड के कन्वेंशन बताएं, उसके फीचर्स बताएं, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या यूनिवर्सल डिक्लेरेशन किया गया, समझ रहे, पूरा मैंने अलग से ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। अब ये केस क्या है जो ICC में चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पैलेस्तीनियों को मारा गया है गाजा में, बड़ी संख्या में, चाहे बच्चे हैं भी उसमें से बहुत सारे हैं। एक तरह से बहुत सारे घरों को उजागर किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, और बहुत सारे इजराइल फोर्सेस के द्वारा ये सारे काम किए जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत जगह खाना पानी ये सब की कमी, आपको सहायता या नाकाबंदी भी इसके अंदर शामिल है। गर्भवती महिलाओं शिशुओं के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक स्वास्थ्य सेवा को नष्ट करके फिलिस्तीन जन्म को रोकने के लिए उपाय लागू करना, ये सारी चीज़ें इसराइल के द्वारा की जा रही है, और इसी का आरोप दक्षिण अफ्रीका के द्वारा इसराइल पर लगाया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ठीक है, अभी क्या मांग है साउथ अफ्रीका का मांग क्या है, वो अनुरोध कर रहे हैं कि ICJ से कि अंतिम उपायों का उपयोग करके इसराइल को पट्टी में आगे अपराध करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाएं, ताकि इस तरह की चीज़ें वापस इसराइल ना करे, उसके अगेंस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया जाए। अनिवार्य रूप से एक आपातकालीन आदेश जिसे मुख्य मामला शुरू होने से पहले भी लागू किया जा सकता है। तो अभी आपातकालीन में कोई आदेश जारी करने को लेकर के कहा जा रहा है, ताकि मुख्य मामला जब शुरू हो उससे पहले कम से कम इसराइल इस तरह की हरकतें ना करे, वापस से पैलेस्टाइनियों को परेशान ना करे, वापस से उनकी जान ना ले। ठीक है, जो भी सप्लाईज वगैरह है जिसमें रोकथाम हो रखा है वो वापस से कंटिन्यू रहे। इसका तर्क है कि नरसंहार कन्वेंशन के तहत फ़लस्तीनी लोगों के अधिकारों को और अधिक गंभीर और अपरणीय क्षति से बचाने के लिए अंतिम उपाय आवश्यक है, जिनका दंड से मुक्ति के साथ उल्लंघन जरूरी है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये आर्गू कर रहा है साउथ अफ्रीका, यहाँ पे जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, उनको और हार्म ना पहुँचे, उनके अधिकार जो फ़लस्तीन के अधिकार हैं लोगों का, वो जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत उनको मिल सके, वो उनको जो वायलेट हो रहा है उसको वायलेट होने से रोका जाए। ठीक है, तो यही मांग यहाँ पे रखी गई है। अब इसराइल क्या कहा, इसराइल बोला है विच हैज़ लम लास्टेड साउथ अफ्रीका फॉर ब्रिंगिंग हैज़ प्रॉमिस टू डिफेंड इटसेल्फ एट द कोर्ट। यहाँ पे बोला गया है कि अपने आप को बचाने का वादा किया है इसराइल ने। इसराइल अधिकारियों ने मामले को निरर्थक बताया, यानी ये मामला जो बताया गया प्री पोस्टरस बताया गया है, और इसको बोला गया ब्लड लाइबल यानी खूनी अपमान का मामला इसको सिद्ध किया गया है इसराइल के द्वारा। इसराइल का कहना है कि गाजा में 23,000 से अधिक लोगों की हत्या आत्मरक्षा में है, और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत हमारे सबसे अंतर्निहित अधिकार के तहत आत्मरक्षा का उपयोग करने के लिए हमारे मामले को गर्व से पेश करेगा। मतलब उनके द्वारा जो बोला गया है, ये 23,000 लोग जो हैं, जो गाजा में बेसिकली जो नहीं रहे, मर गए हैं, वो सेल्फ डिफेंस में मरे हैं, और उन्होंने प्राउडली कहा है कि ये जो केस है वो सेल्फ डिफेंस को लेकर के है, और यहाँ पे उनका कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी मानव का जो कानून है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, उसका उल्लंघन नहीं किया है। इन्होंने और क्या बोला, इस स्टैंड इन्होंने क्या लिया है, कई देशों और संगठनों ने दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे का समर्थन किया। आप देख सकते हैं जो दक्षिण अफ्रीका ने जो स्टेप्स लिए उसमें बहुत सारी कंट्री इसका साथ दी है, जैसे मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, जॉर्डन हो गया, बोलिविया हो गया, मालदीव हो गया, नामीबिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, कोलंबिया हो गया, इस्लामिक देश हो गया। संगठन जो है वो इसका सदस्य उनमें से है। यूरोप संघ चुप है, अभी यूरोपियन कंट्री कोई नहीं आया है, लेकिन इसराइल को अपने नंबर एक समर्थक और हथियार आपूर्तिकर्ता अमेरिका से समर्थन मिला है, जो कहता है यह आरोप कि इसराइल नरसंहार कर रहा है निराधार है। अभी आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ अभी चुप है, क्योंकि जितने भी सप्लाईज इसराइल को मिलते हैं वो यूरोप से मिलते हैं, अमेरिका से मिलते हैं, तभी उन्होंने कुछ भी इसको लेकर के समर्थन नहीं दिया है ना, और ये निराधार बताया है, और इसराइल को नागरिक क्षति को रोकना चाहिए और मानवीय अपराधों के आरोपों की जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जर्मनी को यहाँ पे बोला गया है यूरोपियन यूनियन अभी शांत है, इसराइल यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है नंबर को क्योंकि इसराइल को ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और यूएस हो गया, और ताकि इनके द्वारा जो भी एलिगेशन रखा है इसराइल पर जेनोसाइड कमिट करने को लेकर के, ये अनफाउंडेड है, अभी तक पाया नहीं गया है, ये लोग ये कह रहे हैं।
और इसराइल को अपने सिविलियन को हार्म पहुंचाने से रोकना होगा। और इन्वेस्टिगेशन करने की बात यहाँ पे कही जा रही है मानव के क्राइम को लेकर के। यूके और फ्रांस जो है वो इस केस को अपोज किए हैं, और फ्रांस इवन हिंटिंग एट नॉन कंप्लेंट्स ऑफ जेनोसाइड फाइंडिंग आर इशूड अगेंस्ट इसराइल। तो वही फ्रांस में भी उतना बढ़ चढ़ कर के आगे नहीं आया है, बस एक हिंट दे रहा है कि जेनोसाइड फाइंडिंग जो है इसराइल के तरफ जो बोली गई है वो बेबुनियाद है, बेबुनियाद गैर अनुपालन का भी संकेत दिया है। ये फ्रांस के द्वारा कहा गया है, विरोध किया है इस मामले का। ठीक है, ये सब मेडिकल, ये सब सप्लाईज प्रोवाइड करते थे इसराइल को, अभी भी करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है अभी इस मामले में अभी चुप है, क्योंकि ये इसराइल के साथ डिफरेंट कंसर्न क्या है साउथ अफ्रीका और इसराइल केस का। तो अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे क्या उठता है कि ये वन साइडेड फोकस है इसराइल को लेकर के। नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक हमास कांट बी ब्रॉट टू द आईसीजी। ये कहा जा रहा है कि हमास का केस को हम आईसीजी में नहीं ला सकते, क्योंकि आईसीजी जो इंडिविजुअल को डील करता है। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो इन्वेस्टिगेशन का है, आईसीजी का नहीं है। वही बात कह रही है, व्यक्तियों से निपटता है और स्थिति को जांच के लिए भेजा गया है। इसराइल पर एक तरफा फोकस को लेकर के सवाल उठते हैं, लेकिन हमास जैसे गैर राज्य नेताओं और आईसीजी में नहीं लाया जा सकता। ये बात आईसीजी के मंच के रूप में यहाँ पे बताया गया है। वैश्विक विभाजन की बात करें, औपनिवेशिक और गैर औपनिवेशिक इतिहास पर नजर रखने वाले राष्ट्रों के बीच विभाजन जटिलता जोड़ता है, और जहां बांग्लादेश और जॉर्डन दक्षिण अफ्रीका का समर्थन करते हैं, जबकि जर्मनी इसराइल का समर्थन करता है। आप देख सकते हैं जर्मनी इसराइल का समर्थन कर रहा है और बांग्लादेश और जॉर्डन दक्षिण अफ्रीका का समर्थन कर रहे हैं। जर्मनी का रुख जो पहले नरसंहार कन्वेंशन को व्यापक रूप से पढ़ने का समर्थन करता था, दक्षिण अफ्रीका बनाम इसराइल मामले में उसकी वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाता है। विभाजन अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण में ऐतिहासिक शक्ति गतिशीलता को दर्शाता है। कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून की वैधता को चुनौती देने के रूप में देखा जाता है, और फ्रांस के जुझारू बयान इस धारणा से योगदान करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी जो है, जर्मनी यहाँ पे स्टैंड ले रहा है इसराइल का, इस जो यहाँ पे उसके तरफ जो किया गया है। लेकिन बाकी जो देश हैं जैसे बांग्लादेश हो गया, जॉर्डन हो गया, ये सारे साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसी को लेकर के ये कहा गया है। अगला अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसीसी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यहाँ पे बेसिकली ट्राई करता है कि वो क्रिमिनल केसेस को जो सॉल्व करे इंडिविजुअल के ऊपर जो आ रहा है। और इसराइल यहाँ पे भी लीगल एक्शन जो है हमास के अगेंस्ट जो लिया है वो भी गलत है, वो भी इसके अंदर में आएगा। आईसीजी और आईसीसी में क्या अंतर है? आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है। ये दो कोर्ट है जो जिनका फंक्शन अलग अलग है। आईसीजे का स्थापना 1945 में हुआ था, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का स्थापना 2002 में हुआ था। ये यूएन का हायर कोर्ट है, ये यूएन का कोई लेना देना नहीं है इसका। ये इसका लोकेशन जो है वह हैग है, नीदरलैंड, इसका भी हैग है नीदरलैंड। इसके जो जजमेंट होती है यूएन के मेंबर स्टेट करती है, इसकी जजमेंट इंडिविजुअल करता है। लीगल डिस्प्यूट जो होता है स्टेट में या कंट्री में, ये उसका ओपिनियन यहाँ पे बेसिकली उस तरह के केसेस को देखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल को जो बहुत सारे सीरियस क्राइम्स करते हैं रोम स्टैट्यूट में, उसको ये देखता है। अपील आप यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आप अपील कर सकते हैं। नन रिलाइज ऑन द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल्स में होता है, और ये कॉपरेशन में होता है फ्रॉम मेंबर स्टेट, ये ध्यान रख सकते हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन भारत में क्या है जेनोसाइड को लेकर, देख सकते हैं जेनोसाइड का भारत में क्या है। तो यहाँ पे इंडिया में किसी भी तरह का कोई भी डोमेस्टिक लॉ नहीं है जेनोसाइड को लेकर के, लेकिन ऐसा होना चाहिए, जबकि यूएन कन्वेंशन है। आपको हम लोग देखते हैं इंडिया यहाँ पे बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है यूएडीएचआर में, और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स में, और इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स में। लेकिन अगर हम लोग आईपीसी की बात करें तो आईपीसी क्या प्रोवाइड करता है, एक पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। जो लोग जेनोसाइड या उससे रिलेटेड कोई क्राइम कर रहे हैं उसका प्रोसीजर कि इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूट करना और पनिश करना, ये आईपीसी के तहत ये बताया गया है। आईपीसी की धारा कौन सी है? 153 बी के तहत, 153 बी के तहत जो क्रिमिनलाइज एक्टिविटी करेगा
या जो इसको प्रमोट करेगा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में, किसी भी रिलीजन को लेकर के, रेस को लेकर के, बर्थ को लेकर के, या घर को लेकर के, या भाषा को लेकर के, उसको राइट्स फैलाना के अंदर में माना जाएगा, और ये वायलेंस का हिस्सा माना इसको जाएगा। ठीक है, अपराध के रूप में इसको माना जाएगा IPC 153B के तहत। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें तो भारत के संविधान में आर्टिकल 15 में ये बताया गया, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से बचाव, जो कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर के कहा जाता है, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अनुच्छेद 15 में इसके बारे में जिक्र किया गया। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आदि के अधिकार की गारंटी देता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने पॉलिटी में इसके बारे में। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है भारत में, इसकी स्थापना 1993 में की थी, और ये भी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट के तहत ही आता है। यह क्या प्रोवाइड करता है? स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका भी मुझे प्रेसिडेंट बताइएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है आज की डेट में, वो भी मुझे बताइएगा, ये उसी से रिलेटेड है। तो ये अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। ठीक है, ये भी मैंने आपको क्लियर कर, देख रहे कितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि अब कौन कौन सा तरीका है ताकि जेनोसाइड्स के हम प्रिवेंट कर सकें वॉर क्राइम्स में, है ना। तो जेनोसाइड जो है वो कोई समथिंग ऐसा कुछ नहीं है कि रातों रात हो या फिर बिना किसी वार्निंग के हो जाए। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन और एक प्रोसेस होता है, इसमें एक लंबा समय लगता है, ये स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, जो इसको कैरी आउट करते हैं शायद सरकार की तरफ से या ग्रुप की तरफ से, जो स्टेट के अंदर ये कंट्रोल किया जाता है। 2004 में अगर बात करें तो 10th एनिवर्सरी रवांडन जेनोसाइड का हुआ था। UN सेक्रेटरी जनरल कोफी अनन आउटलाइन किए गए थे 5 पॉइंट एक्शन प्लान में, ताकि जेनोसाइड को रोक सके। तो 2004 में रवांडा नरसंहार की 10वीं बरसी पर तत्कालीन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कोफी अन्नान के नरसंहार को रोकने के लिए 5 सूत्री कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की थी। सशस्त्र संघर्ष कैसे रोके? चूंकि युद्ध के दौरान नरसंहार होने से अधिक संभावना होती है, इसलिए नरसंहार की संभावना को कम करने की सबसे अच्छा तरीका क्या है? हिंसा और संघर्ष के मूल कारणों को संबोधन करना है। घृणा, असहिष्णुता, नस्लवाद, भेदभाव, अत्याचार और अमानवीय सार्वजनिक प्रावधान जो पूरी तरह से इनकार करते हैं। लोगों के समूह, उनकी गरिमा और उनके अधिकार संसाधनों तक पहुँच में असमानताओं को संबोधित करने एवं महत्वपूर्ण रोकथाम रणनीति का गठन करना, ये बेसिकली यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम प्रिवेंट कर सकते हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने से। ठीक है, तो इसका क्या है? इसको रिड्यूस करना है। कैसे? इसके वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कैसे देखिए, रीज़न क्या है? ये नफ़रत हो गया, या इनटॉलरेंस हो गया, या फिर कास्टिज्म हो गया, या भेदभाव हो गया, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये जेनोसाइड्स होते हैं। तो हमें क्या करना है? इस तरह के ग्रुप से बचना है। ठीक है, और जो अपनी डिग्निटी है उसको मेंटेन करते हैं चलना है। हमें अपने अधिकार पता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी असमानताएं को एड्रेस करने से पहले हमें उसके प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो रोकथाम रणनीति का गठन करना है। अब क्या क्या वेज हो सकता है जिससे हम लोग जेनोसाइड को रोक सकें या वार क्राइम को रोक सकें? तो सबसे पहले हमें सिविलियन को रोकना है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, वो फेल हो जाए इस तरह के। ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए, ताकि हमें सिविलियंस को हम बचा सकें। जहाँ पे सिविलियन जो है वो बेसिकली टारगेट होते हैं, और वो बेसिकली कोई भी पार्टिकुलर कम्युनिटी के जिसके ऊपर जो जेनोसाइड का जिसके ऊपर रिस्क है, उसको बेसिकली यहाँ पे टारगेट किया जाता है। हमें उन्हीं को ही सेव कर रखना है। लास्ट डिकेड की अगर बात करें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा इसको एक्सपेंड किया गया था UN पीस कीपर्स में, और ये फिजिकली प्रोटेक्ट करते हैं सिविलियन को किसी भी तरह के वायलेंस से, शारीरिक रूप से रक्षा करते हैं। न्यायिक कार्रवाई की बात करूँ तो माध्यम से दंड मुक्ति समाप्त किया गया है। लोगों को नरसंहार के अपराध करने से रोकने के लिए ऐसे अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने की जरूरत है। दंड मुक्ति से लड़ना और एक विश्वसनीय उम्मीद स्थापित करने के नरसंहार और संबंधित अपराधों के लिए अपराधों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। प्रभावी ढंग से रोकथाम की संस्कृति को योगदान दे सकते हैं। विशेष सलाहकारों की बात करें तो 1990 के दशक में रवांडा और बाल्कन के त्रासदियों ने सबसे खराब तरीके से प्रदर्शित किया। संयुक्त राष्ट्र को नरसंहार को रोकने के लिए और अधिक प्रयास इनको करना होगा। इस ध्यान में रखते हुए 2004 में महासचिव ने नरसंहार की रोकथाम पर विशेष सलाहकार नियुक्त किया था।
विशेष सलाहकार उन परिस्थितियों के बारे में जानकारी एकत्र करता है जहां नरसंहार, युद्ध अपराध या जातीय सफाई या मानवता के खिलाफ अपराध का खतरा हो सकता है। तो ये सारे तरीके जो हम बेसिकली रोक सकते हैं युद्ध अपराधों को, तो ये ध्यान रखिएगा। विशेष सलाहकार को भी यहाँ पे अपॉइंट किया गया है ताकि वो रिपोर्ट्स कलेक्ट कर सके जहाँ पे ये बेसिकली हो रहा है। 2004 में ये बेसिकली किया गया था, स्पेशल एडवाइज़र को यहाँ पे बेसिकली अपॉइंट किया गया था ताकि इस तरह की चीज़ों से प्रिवेंट किया जा सके। इनका काम क्या है, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, सिचुएशन को जो बेसिकली जहाँ पे उस जगह पे जहाँ पे जेनोसाइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगला क्या है, स्विफ्ट एक्शन। यहाँ पे देख, अब बस लास्ट ही है, थोड़ा सा मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, बस लास्ट ही है, थोड़ा सा इसको समझिए। टोटल 5 ही न्यूज़ मैंने इसमें कलेक्ट किए, तो ऑब्वियस सी बात है एडिटोरियल है तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और आंसर राइटिंग के तहत मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ही, फिर आप लोग कहेंगे कि आप लोग को किसी भी टॉपिक का पॉइंट्स नहीं मिलता। तो मेंस आंसर राइटिंग पर्पज से है तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा। तो उसके लिए आप रेडी रहिए उस चीज़ को लेकर के, कब कहाँ और कैसे किस मिलिट्री को इंटरवेन करना है, ये डोमेस्टिक सिचुएशन में ये रोका जाता है जेनोसाइड को होने से। और एक तरह से क्राइम जहाँ पे होने के चांसेस बहुत जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, 2005 में अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड समिट में बहुत सारे कंट्री जो थे इससे सहमत थे कि अगर कोई शांतिपूर्ण मेथड तरीका रहे या अपर्याप्त तरीके से कोई भी चीज़ रहे जो बेसिकली फेल करता है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने से, है ना, जो पॉपुलेशन को बेसिकली इन तरह के चीज़ों से इन्वॉल्व होने में रोकता है आबादी को सामूहिक अत्याचार अपराधों से बचाने में स्पष्ट रूप से सफल हो रहे हैं, तो राज्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार समय पर और निर्णायक तरीके से सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। तो ये बात कही गई है। निष्कर्ष की बात करें तो ये जो अभी केस चला था इसमें क्या निष्कर्ष निकला है, तो ये जो लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा इजराइल के अगेंस्ट में आईसीजे में, तो ये बेसिकली एक ग्लोबल डिबेट बन गया है ना, एक ग्लोबल डिबेट बन गया है, बेसिकली वैश्विक बहस छेड़ दी है। यह मामला गाजा में इजराइल के सैन्य अभियानों में नरसंहार के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता है, जो एक जटिल कानूनी संदर्भ प्रस्तुत करता है। यह परिणाम न केवल गाजा में संकट को कम करने के लिए बल्कि नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में महत्वपूर्ण है। आने वाले महीनों में आईसीजे के फैसले अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की धारणाओं को आकर देने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। तो ये बेसिकली ये जजमेंट रहा है, एक कंक्लूजन रहा है कि इसका जो डिसीजन होगा आने वाले टाइम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ताकि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क को एक नया शेप दिया जा सके। ठीक है, आउटकम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ताकि जो भी क्राइसिस हुआ है गाजा में वो एक क्रूशियल रोल है ना, और इस चीज़ को इंटरनेशनल बॉर्डर में के रूल बेस्ड में बेसिकली टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे कंक्लूजन पार्ट थे जो इस केस का था। तो ये था पूरा न्यूज़ एनालिसिस। आई होप पूरा डिटेल में आपको पाँचों न्यूज़ कवर हुआ होगा। इसको अच्छे से समझिएगा, इसको नोट्स जो है अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। और देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखेंगे तो यही सबसे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं मेंस तो आपको देना ही है, तो मेंस के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। 6 महीने अब लगे हुए हैं, प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं लिख ही नहीं पाते, लिखने का प्रैक्टिस होता ही नहीं है। तो आप लिखने का प्रैक्टिस इस लेवल पे कीजिए ताकि आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। स्पीड मैटर करता है और सबसे बड़ी बात है पॉइंट वाइज चीज़ों को एक्सप्लेन करें, वो ज़्यादा सही रहता है। डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना दीजिए, फिगर बना सकते हैं, फिगर बना दीजिए। उससे क्या होता है ना, एक एक प्लस पॉइंट मिलता है और मार्किंग में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं उन लोगों के जो लोग बिना डायग्राम के चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक पर्पस होता है, एक प्रोसेस होता है जो आप नंबर चुराने का एग्जामिनर से। एग्जामिनर को अट्रैक्टिव दिखाइए, आपकी आंसर्स राइटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत पॉइंट बाय पॉइंट आप चीज़ों को एक्सप्लेन करें, पेंसिल से उसको सेट कीजिए जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो उससे क्या होता है ना, बहुत अच्छा लगता है एग्जामिनर को भी, और वो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आप बता रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लस पॉइंट बनता है, आपको
और उसको क्लियर करने को लेकर के। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको डेफिनेटली लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए हर ग्रुप में। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। और आप सभी लोगों को एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए अच्छे से, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे रिपब्लिक डे के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आज का दिन रिपब्लिक डे के रूप में क्यों जाना जाता है। ठीक है, और आज के दिन मतलब क्या चीज़ हुआ था, क्या चीज़ हम लोग अब तक फॉलो कर रहे थे और किस चीज़ को रिप्लेस करके रिपब्लिक डे फिर हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करने लगे। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, मैं देखूंगा कितने लोग आंसर करते हैं। जिनका आंसर अच्छा लगेगा उनका नाम मैं अगले वीडियो में कल के डेट में ज़रूर लूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।